डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी के टाइम पे भी आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अबाउट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सिंपली एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सपोज ये केस देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना मोशन शुरू कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने का, राइट। यहाँ से शुरू करके वापस जब ये यहीं पे पहुंचेगा, अपने पुराने पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से उसने शुरू किया था, तो उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, दैट विल बी सिंपली द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, तो एक बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, जो हमें कैलकुलेट करना है, फाइन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या है, Rn, और nth ऑर्बिट में उसकी स्पीड कितनी है, Vn, राइट। अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने से पहले जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल करना है वो ये कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वहीं से हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। ओके, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रेडियस Rn है, राइट। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बताओ, nth ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के बराबर। और nth ऑर्बिट का सरकमफेरेंस क्या होगा अगर रेडियस Rn है तो, टेल मी, इट इज 2 पाई Rn, फाइन। तो 2 पाई Rn इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन, फाइन। किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था, that speed was what, Vn, और इसमें टाइम कितना लगा एक रिवॉल्यूशन में, that is the time period t, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, राइट। अब हमें अच्छे से पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें मिल गया ना इक्वेशन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ बताओ, इट वाज 2 पाई Rn। किस स्पीड से ट्रेवल किया, Vn स्पीड से ट्रेवल किया, और इसमें टाइम कितना लगा एक रिवॉल्यूशन में, t टाइम लगा। तो यही t हमारा टाइम पीरियड भी है ना। तो बताओ इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, इट इज 2 पाई Rn is equal to Vn into t, where this t is your time period of revolution। तो यहाँ पे हम लोग t को क्या लिख सकते हैं, thus t is equal to क्या मिलेगा बताओ, this is 2 पाई Rn upon Vn हो जाएगा, राइट। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग पहले के लेक्चर्स में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। हम उन वैल्यूज को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, एनीवन कैन टेल क्या होता है वो, यस एनीवन, yes, it was n square h square upon 4 pi square m kz e square। क्या था ये वैल्यू बताओ, this was n square h square upon 4 pi square m kz e square। चलो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये भी तो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ था ना, यस कोई बताएगा, yes, yes, it is 2 pi k ze square upon nh, yes, it is 2 pi k ze square upon nh।
This is the velocity of electron in the nth orbit. तो अब ये तीन इक्वेशंस आ गए. इस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स हैं Rn और Vn, उनकी जगह अगर हम ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मिल जाएगा, राइट? तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1. Putting second and third in इक्वेशन फर्स्ट. अगर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? फाइन. तो हमें T इज इक्वल टू क्या मिलने जा रहा है? T इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ? इट इज 2 पाई और Rn की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz e स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इट विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz e स्क्वायर पुट कर सकते हैं, राइट? ओके. और Vn की जगह क्या पुट कर सकते हैं बताओ? इट विल बी 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन nh पुट कर सकते हैं, राइट? तो अब यहां पर से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या हो जाएगा बताओ? T विल बी इक्वल टू, यस, इट विल बी 2 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर. और इस तरफ क्या हो जाएगा? दिस विल बी nh अपॉन 2 पाई k z e स्क्वायर. फाइन. अब यहां पर से देखो तो ये 2 पाई का टर्म और ये 2 पाई का टर्म कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर इंटू n, इट विल बी n क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा? h क्यूब, राइट? एंड दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर m k इंटू k, इट विल बी k स्क्वायर. z इंटू z, इट विल बी z स्क्वायर. और e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर विल बी e टू द पावर 4 हो जाएगा. अंडरस्टूड? यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? अगर ऑर्बिट वेरी करेगा तो n वेरी करेगा और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम में कोई वेरिएशन होगा तो z वेरी करेगा. हम लोगों ने पढ़ा था ना, Bohr's theory is valid only for hydrogen like atoms. Z was the atomic number of hydrogen like atoms. अगर हाइड्रोजन था तो Z was equal to 1, He plus था तो Z was equal to 2. वैसे ही ऑर्बिट वेरी करेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 पुट करोगे. तो वेरी कौन कर रहा है यहाँ पर? केवल n और z वेरी कर रहा है ना, बाकी सब वैल्यूज ऑर्बिट के वेरी करने से या हाइड्रोजन लाइक एटम के वेरी करने से कोई वेरिएशन आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था. ओके. तो यहाँ पर से हमें t क्या मिलेगा बताओ? t विल बी इक्वल टू, हमने n क्यूब अपॉन z स्क्वायर को बाहर ले लिया. तो इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा बताओ? इट विल बी h क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 मिल जाएगा, राइट? अब इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? तो ये t इज इक्वल टू क्या हो गया? टेल मी. इट इज n क्यूब अपॉन z का स्क्वायर और इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो दिस इज इक्वल टू 1.52 into 10 raised to the minus power 16 second. So what is the time period of revolution of electron in the nth orbit? This t is equal to n cube upon z square into 1.52 into 10 raised to the minus power 16 second.
मतलब ये कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, राइट ना। मतलब ये कि अगर हम ऐसे सोचें कि फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x सेकेंड, राइट ना, तो सेकेंड ऑर्बिट में टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे होगा? हाइड्रोजन के ही सेकेंड ऑर्बिट में, अगर हाइड्रोजन का ही सेकेंड ऑर्बिट है तो z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वाज x सेकेंड, तो सेकेंड ऑर्बिट में इट विल बी 8x, थर्ड ऑर्बिट में इट विल बी 27x, फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब इंटू x मतलब 64x, राइट ना। ओके, और अगर हम n को फिक्स करके z को वेरी करा लें, मतलब कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन x सेकेंड है, तो He प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 वेरी केवल कौन हुआ? z हुआ ना। तो He प्लस है तो z का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वाज x सेकेंड, तो सेकेंड ऑर्बिट में टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? x अपॉन 4 सेकेंड हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा? x अपॉन 9 सेकेंड हो जाएगा, राइट ना। उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा? x अपॉन 16 सेकेंड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? So time period of revolution is directly proportional to n cube and is inversely proportional to z का square. Any problem in understanding? Yes? No. So next we have to discuss about the revolution frequency of electron in the nth orbit. फाइन, अभी इसके पहले हम लोगों ने ठीक डिस्कस किया कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज द रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये क्या चीज है ना। सिंपली ऐसे समझो कि फ्रीक्वेंसी जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है? एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जितनी बार रिवॉल्व करेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेकंड में जितनी बार रिवॉल्व करेगा, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर इसका टाइम पीरियड t सेकंड है, तो t सेकंड में वो कितनी बार रिवॉल्व करेगा? एक बार रिवॉल्व करेगा। ओके, तो इफ t इज द टाइम पीरियड, राइट, तो इन t सेकेंड्स वो कितनी बार रिवॉल्व करेगा बताओ? इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो इन 1 सेकेंड इट विल कंप्लीट हाउ मच रिवॉल्यूशन? इट विल बी 1 अपॉन t रिवॉल्यूशन। It will be 1 upon t revolution. एक सेकेंड में 1 by t revolution हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो एक सेकेंड में 1 by t revolution है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 by t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड ही फ्रीक्वेंसी था ना। अब एक सेकेंड में 1 by t रिवॉल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1 by t। तो thus this frequency is equal to how much? 1 upon t। अब t की वैल्यू हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट की हुई है, राइट ना। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टाइम पीरियड n क्यूब अपॉन z स्क्वायर से वेरी कर रहा है, तो ये कैसे वेरी करेगा बताओ? दिस विल बी z स्क्वायर अपॉन n क्यूब होगा। z स्क्वायर अपॉन n क्यूब होगा, राइट। और ये कांस्टेंट्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, तो that will be simply 4 pi square m k square e to the power 4 upon h cube हो जाएगा, राइट। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू न्यूमेरिकली
कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, राइट ना, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी, 1.52 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 16 सेकेंड कैलकुलेट, राइट। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बताओ, दिस इज 6. यस, इसको कैलकुलेट करके बताएगा कोई? It is 6.5789. Yes, it is 6.5789 into 10 raised to the power 15 per second बोलो, या फिर 6.5789 into 10 raised to the power 15 hertz. Yes, any problem in understanding? No. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर रहा है बताओ, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि टाइम पीरियड z और n के हिसाब से कैसे वेरी करता है और फ्रीक्वेंसी z और n के हिसाब से कैसे वेरी करता है। फाइन, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।